नमस्कार साथियों, आज आप देख रहे हैं लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक के पार्ट फर्स्ट से आपके चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो नंबर 4 और जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका साधित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से ही आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। एक एक क्वेश्चन को लाइन टू लाइन ही हम सॉल्व करेंगे। 520 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। आपको 520 के सभी गुणनखंड लिखना है। तो 520 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं पहले आप उनको लिख लीजिए तो आसान होगा। 520 के सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। तो आप इस प्रकार से 520 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 का भाग लगाया 2 बार, ये 6 बार, ये 0, 2 से आपका हो गया 130, फिर 2 से हो गया आपका यहाँ पर 65, फिर 5 से आपका यह हो गया 13 बार और 13 से 1 बार। फाइनली आप लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 13। तो ये क्या है? ये है इस 520 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। आप सीधे सीधे ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद में बहुत ही आसानी से उसके समस्त गुणनखंडों को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। उसका एक तरीका दिया गया है। वह तरीका क्या है हम यही जान रहे हैं। अतः इनके गुणनखंड होंगे। तो आपको क्या करना है, इस 2 का पहले इन सभी में मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार का कोई नंबर है, ये गुणनखंड है, कोई ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए का गुणा बी से करेंगे, ए का गुणा सी से करेंगे, फिर डी से करेंगे, फिर ई से करेंगे। इस प्रकार से आपस में इनका आप गुणा करते चले जाएंगे तो आपको गुणनखंड मिलते चले जाएंगे। तो एक बार ये कर देंगे, फिर बी का गुणा आप इनसे कर देंगे, फिर सी का गुणा इनसे कर देंगे, फिर डी का गुणा इनसे कर देंगे। फिर आप ए और बी को मिलाकर सी से गुणा करेंगे, फिर ए और बी को मिलाकर डी से गुणा करेंगे और ए और बी को मिलाकर ई से गुणा करेंगे। आप शायद पैटर्न समझ गए होंगे। इस पैटर्न को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको ये सारे गुणनखंड मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। अर्थात 520 के जो गुणनखंड है वो इस प्रकार से आपके पास आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। 840 को कैनोनिकल रूप में लिखिए। बिल्कुल सिंपल है। 840 के आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये 840, ठीक है, मिसप्रिंट है ये। 840 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या है आपके यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। अक्सर आप इस 7 को भूल जाते हैं तो इसे भी साथ में लिखना है। तो यह हुआ आपका इक्वल टू 840। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड अलग होता है, अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं। अभाज्य गुणनखंडों का जब आप गुणा करेंगे तो फाइनली आपको वह नंबर प्राप्त हो जाएगा जिसके ये अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन गुणनखंड के विषय में ऐसा नहीं होता है। तो अब इसका कैनोनिकल फॉर्म लिखना है। तो आपका यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 आया है आपका यहाँ पर 3 बार। तो 2 की घात 3 गुणित आपका 3 कितनी बार आया है? 3 एक बार है, 5 आपका 1 बार है और 7 आपका 1 बार है। तो पावर 1 को नहीं लिखा जाता है। कुल मिलाकर 2 की घात 3 गुणित 5 गुणित 7 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, यह बिल्कुल एक IMP क्वेश्चन है। क्यों IMP आपको पता चल जाएगा। इसमें बहुत ही छोटा सा लॉजिक है लेकिन बहुत ही बड़ा काम वह करता है। निम्नलिखित में कौन सा 2520 का गुणनखंड नहीं है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन 2520 का गुणनखंड नहीं है। इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए 12 है। अब 12 के आप गुणनखंड लिखिए।
1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप 12 से अधिक नहीं आएगा, 12। यहाँ पर इसका पिछला नंबर जो है वह 6 मिलेगा, इसका आधा मिलेगा। ठीक है, 12 का आधा। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन पे, 2520 का गुणनखंड नहीं है। 280 हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 1260 और 1360। अब आप एक चीज़ देखिए, 2520 मान लीजिए 12 की जगह 2520 है, तो 2520 का आप जब गुणनखंड लिखेंगे तो पहला तो आपका आ जाएगा 1, इसके आगे लास्ट में 2520 आएगा, और इसके पहले जो गुणनखंड पड़ेगा वह इसका आधा होगा। मतलब 2520 में आप 2 का भाग लगा दीजिए, 1, 2 से आपका 2 दूना 4 और 2 छंकी 12 और 0, कितना आएगा 1260। यहाँ पर आएगा 1260, इसके बाद यहाँ पर आएगा 2520। अब यहाँ पर 1260 भी है, 63 भी है, 280, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन 1360 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लास्ट का जो गुणनखंड है वो 2520 है, और उससे पहले का जो गुणनखंड आएगा वह उस संख्या का आधा आएगा। जैसे यहाँ 12 था लास्ट का, इससे पहले वाला 6 था, तो 6, इसके बीच में आपकी 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, ये इसके गुणनखंड 12 के कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्णतः भाग जाने की शर्त उसकी होती है कोई भी गुणनखंड होने के लिए, कि उस गुणनखंड का आप 12 में भाग देंगे तो वह पूर्णतः 12 को विभाजित करना चाहिए। तो इसलिए या तो 12 को विभाजित करेगा या फिर 6 करेगा। तो यही लॉजिक यहाँ पर कार्य कर रहा है, और 1360 जो है वह देखते ही पता चल रहा है कि ये इसके आधे से ज़्यादा है। इसका जो आधा है वह है 1260, और 1260 से ऊपर है 1360, और 2520 के बीच में है। ठीक है, इस प्रकार की छोटी छोटी ट्रिक से ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 है, 200 और 300 तक 17 के कुल कितने गुणज है? आपको यहाँ पर बताना है कि संख्या 200 से लेकर 300 के बीच में कुल कितने गुणज होंगे, 200 और 300 के बीच से। तो 200 और 300 तक 17 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उसके गुणज रहेगी। मतलब आपको सीधा सीधा यह कहा जा रहा है कि आप 17 की टेबल पढ़ेंगे, 17 दूना 34, 17 तिया 51 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा 17 से जब आप 12 का गुणा करेंगे, 17 गुणित 12 करेंगे तो मिलेगा आपको 204, जो कि 200 से अधिक है। तो पहला तो आपको यहाँ पर गुणज मिल गया 204। इसके बाद आपको जाना है 300 तक, तो 221, 238, इसके बाद 255, 272, 289, अर्थात कुल मिलाकर आपको 6 गुणज यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। 200 और 300 के बीच में 17 से विभाजित होने वाली संख्याएं उसका गुणज कहलाएगी। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अमूमन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4200 4200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे एवं उनका योग कितना होगा? तो आपको मैंने 2 फार्मूले लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे, उन दोनों फार्मूलों का यहाँ पर यूज होना है और यह आपको आना भी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उनके अभाज्य गुणनखंड निकालकर उसका कैनोनिकल फॉर्म को लिख लेंगे। तो 4200 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अभाज्य गुणनखंड निकालने का यह तरीका होता है, ठीक है, 2 से आप इसे इस प्रकार से भाग लगाते चले जाएंगे। 2 से एक बार भाग नहीं जाए उसकी 2 पंजे 10, इस प्रकार से आप बढ़ाएंगे और फाइनली आपको कैनोनिकल फॉर्म यह मिल जाएगा। अब यह कैनोनिकल फॉर्म आपका मिल गया है। अब इस कैनोनिकल फॉर्म की सहायता से आप क्या सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या। अब आप कहेंगे सर ये भी तो गुणनखंड है,
यह गुणनखंड नहीं है, ये है आपके अभाज्य गुणनखंड। कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड है। हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड का अर्थ होता है कि जिन जिन संख्याओं का भाग 4200 में जा सकता है वे सभी आपके गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये बहुत बड़े नंबर होंगे। तो कितने नंबर हो सकते हैं इसके अंदर, कितनी संख्याएं हो सकती है जिनका 4200 में भाग जा सकता है? कुल मिलाकर 4200 में भाग देने वाले कितने नंबर हैं कि आपका यहाँ पर शेष 0 आए। ऐसी कंडीशन में कितने नंबर हैं कि जिनका भाग दे पूरा 4200 में चला जाए? तो वो नंबर आपको ज्ञात करना है कि उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब आप अगर इस प्रकार से लिखेंगे और काउंट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला दिया गया है। क्या है फार्मूला? हमने यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म लिख लिया उसका। कैनोनिकल फॉर्म में देखिए आप 2 की घात 3 है। ठीक है, 2 की घात 3 है तो आप सीधे सीधे 3 धन 1 लिखेंगे। 3 की घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो आप 1 धन 1 लिखेंगे। 5 की घात 2 है तो 2 धन 1 लिखेंगे। 7 की घात 1 है तो आप 1 धन 1 लिखेंगे। अब आपका यहाँ पर 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2। अब इनका गुणा कर दीजिए। 4 दूना 8, 8 या 24, 24 दूना 48। तो फाइनली आपके पास संख्या आ जाएगी 48। कुल मिलाकर 4200 के यदि आप गुणनखंड निकालें तो उनकी संख्या आएगी 48। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 4200 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। यह आपके जो 48 गुणनखंड आएंगे, इन 48 गुणनखंडों को यदि आप जोड़ें, योग करें उनका, तो उसका योग कुल कितना होगा? यह पता करने के लिए आपको वही कैनोनिकल फॉर्म का यूज़ करना होगा। इसी को बेस बनाकर इस फार्मूलों का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर 2 की घात 3 है। अब आपने यहाँ पर तो सीधे सीधे +1 करके गुणा कर दिया, लेकिन अब आपको यहाँ पर कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है? 2 की घात आप 0 से चालू करेंगे। मैं इसको उल्टी डायरेक्शन में आपको समझाता हूँ। ये आपका घटते क्रम में है, ठीक है, यहाँ से बढ़ते क्रम में है। मैं इसे घटते क्रम में आपको दिखाता हूँ। बड़ी आसानी से आप लिख देंगे इसे घटते क्रम में। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसे हम। 2 की घात 3 है तो आप इसे ऐसा लिखेंगे 2 की घात 3 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 1 धन 2 की घात 0, जो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का फर्क है सिर्फ। अब यहाँ 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 8, ठीक है। धन 2 की घात 2 को आप लिख सकते हैं 4, 2 की घात 1 को आप 2 लिखेंगे, 2 की घात 0 को लिखेंगे 1। तो आप किसी की भी घात जब 0 हो तो उसे आप लिखेंगे 1। आप एक फार्मूला याद रखिए घातांक नियम का कि 1 से की घात 0 होता है तो उसका अर्थ होता है 1। तो इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। अब आप इन सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 8 4 12, 2 14 और 1 15। तो इस प्रकार से यह बन गया 15। अब आपका 3 की घात 1 है। 3 की घात 1 को लिखने के लिए 3 की घात 1 और 3 की घात 0, तो ये आपका हो गया 1, 3 की घात 1 से 3 और 1 ये 3 और 1 4 हो गया। इसी प्रकार से 5 की घात 2 के लिखिए, 5 की घात 2, 5 की घात 1 और 5 की घात 0, तो ये आपका हो गया 1। तो यहाँ पर 25, 5 की घात 2 का मतलब 25 और ये आपका 5 और ये 1, तो 25 और 5 30 और 1 31, तो ये हो गया 31। इसी प्रकार से इसे लिख दिया, ये हो गया 8। इन सभी का गुणा कर दिया तो ये हो गया 14880। तो इस प्रकार से आप किसी भी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उन गुणनखंडों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। और इस पे आधारित क्वेश्चन आपसे अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि 8, 12, 16 के पहले 12 गुणजों को लिखो, उसके उभयनिष्ठ गुणजों को चुने एवं इस प्रकार इनके एलसीएम बताए। आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यह एलसीएम ज्ञात करने की सामान्य मेथड है।
सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के गुणज लिखते हैं। तो 8 के गुणज लिखे, मतलब 8 का आपने पहाड़ा लिखा, और यहाँ पर इसका एंडिंग नहीं है, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 12 की टेबल लिखी, इसी प्रकार से 16 की टेबल लिखी। अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले 12 गुणजों को लिखें। तो पहले जो है 12 गुणज आपने लिख दिए ये। अब इनके उभयनिष्ठ गुणजों को चुने। तो इनमें उभयनिष्ठ कौन कौन से, यहाँ 8 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 16 है, यहाँ नहीं है। तो यदि आप देखते देखते जाएंगे तो आपको यहाँ 48 मिलेगा, यहाँ 48 मिलेगा, यहाँ 48 मिलेगा। तो एक तो आपका ये कॉमन मल्टीपल मिला। इसके बाद डेफिनेट जो भी मल्टीपल मिलेगा वह 48 के गुणा में ही मिलेगा। नेक्स्ट, तो आपका 48 से 2 का गुणा करा 96 मिलेगा। तो ये आपका 96 है, यहाँ 96 है, और ना यहाँ 96 है। इसके आगे आप जब जाना चाहेंगे तो 48 इंटू आप 3 कर दीजिए, वो मिलेगा 8 तिया आपका 144। तो अब आपको जो आगे मिलेगा वह यहाँ पर भी 144 मिलेगा, यहाँ पर भी 144 मिलेगा, और यहाँ पर भी 144 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिलते चले जाएंगे। तो हमें 4896 यहाँ पर प्रथम 12 गुणजों में से मिल गए हैं। अब सबसे छोटा गुणज कौन सा है, 48 है, और यही आपका एलसीएम भी होगा। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 54 तथा 72 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। आपको 54, 54 और 72 के सभी फैक्टर को लिखना है। उनके उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर्स को चुनिए एवं इस प्रकार 54 और 72 का महत्तम समापवर्तक भी बताएं। तो आपको यह दिया गया क्वेश्चन है, इसके अनुसार चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 54 के पहले उन्होंने कहा कि गुणनखंड लिखिए, ये गुणनखंड लिख दिए, 72 के भी लिख दिए। अब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को चुनना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं इसके अंदर, उभयनिष्ठ गुणनखंड है आपके 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों में है। इसके बाद 6 हो जाएगा, दोनों में है। 9 दोनों में है। इसके बाद आपका यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर भी 18 है। बस यही इसके कॉमन गुणनखंड है, जिनमें 18 सबसे बड़ा गुणनखंड है। आपको क्या चुनना है, उभयनिष्ठ चुनना है गुणनखंडों में से। और कैसा उभयनिष्ठ होना चाहिए इसमें, जो कि सबसे बड़ा हो। बड़ा से अर्थ यहाँ पर नहीं कहा गया है कि बड़ा चुनिए, लेकिन हमें चूंकि एचसीएफ फाइंड करने को कहा गया है, तो एचसीएफ के अंदर सबसे बड़ा गुणनखंड ही लिया जाता है। तो सबसे लास्ट का जो गुणनखंड है वो 18 है, 18 है, और इसमें भी सॉरी ये वाला दोनों 18 है। तो ये वाला जो है 18 आपका एलसीएफ हो जाएगा। तो 54 और 72 का महत्तम समापवर्तक आपका हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और तरीका है एचसीएफ निकालने का, बहुत ही आसानी से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। हमने क्या निकाला, 54 और 72 का एचसीएफ निकाला है 18। चलिए कितनी आसानी से बन जाएगा, चलिए आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर 54 लिखिए और साथ में आप लिखिए 72। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। दोनों में आपको साथ में भाग देना है, एक ही संख्या से भाग देना है। यदि भाग नहीं जाए तो छोड़ देना है, ठीक है। चलिए 2 से भाग चला जाएगा, दोनों सम है। 2 दूना 4 और 2 सते 14, 2 तिया 6 और 2 चंकी 12। अब आप आगे बढ़िए, इन दोनों में कौन से नंबर से भाग जा सकता है, एक आपके यहाँ पर आ गई विषम और एक आ गई सम, कुल मिलाकर 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग चला जाएगा, 6 और 3 9, 7 और 2 9, तो 3 का भाग चला जाएगा। 3 से यहाँ पर आपका भाग गया 9 तिया 27, और यहाँ से 3 से एक बार और 2 बार, इस प्रकार से भाग चला गया। अब बताइए इसमें 2 का भाग जा सकता है, नहीं। अब 3 का भाग अगेन, 3 तिया 9 और 3 छंकी 12 हो जाएगा, सॉरी 3 चुकू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 4। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 और 4 दोनों को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर फाइनली इसका एचसीएफ
ये हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 तिया 6 तिया 18। इस प्रकार से आप बहुत ही जल्दी एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एचसीएफ के फैक्ट का यदि आप यूज करें, एचसीएफ के फैक्ट का यदि आप यूज करें तो और आसानी हो जाएगी। फैक्ट क्या कहते हैं एचसीएफ के, कि जो भी नंबर हैं, कौन से नंबर थे आपके 54 और 72, 54 और 72, यहाँ पर एचसीएफ वह नंबर होगा जो कि छोटे नंबर का या तो संख्या स्वयं एचसीएफ हो सकती है या फिर इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट, भाग विधि से 108, 396, 568 का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहली दो संख्याएं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है इनको बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ता क्रम है आपका 108, 396, 568, ये बढ़ता क्रम है। अब आप इन दोनों को सबसे पहले लेंगे, 108 का भाग 396 में लगाएंगे। 108 का भाग 396 में लगाया, यहाँ पर 3 बार 324, आपने इसे माइनस किया, बचा आपके पास 72। अब ये जो आपका 108 है इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इसे आप यहाँ पर लिखेंगे। अब 72 का भाग 108 में दीजिए, तो 72 का भाग 108 में दिया तो आपके पास शेष बचा यहाँ पर 36। अब आपको क्या करना है, वही प्रोसीजर दोहराना है। 72 का भाग, 72 को आप यहाँ पर लेके आएंगे, 36 का भाग आप देंगे 72 में। अब आप 36 दूना 72, यहाँ पर हो गया 0, तो शेष फल आपका आ जाएगा 0। जब आपका शेष फल 0 आ जाएगा देन आपका महत्तम प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो आपको लास्ट में जो भाजक मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो 108 और 396 का एचसीएफ होगा 36, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या, तो इन दोनों का तो एचसीएफ निकल के आ गया, कितना आ गया, इसका आ गया 36। अब 36 और 568 ये दोनों का एचसीएफ वापस से निकालेंगे। अब इन दोनों में छोटी कौन सी है, 36, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसी 36 से आप वापस से भाग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका शेष 0 आ गया था इसलिए आप वापस से 36 से ही स्टार्ट करेंगे। आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। 36 का भाग 568 में दिया तो आपका यहाँ पर एक बार ये हो गया आपका 20 बचा, ये 8 उतारा, 208 हो गया। फिर आपने 36 पंजे 180, बचा आपके पास 28, ठीक है। ये भाग की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि इस 36 से यह छोटा आपको शेषफल ना प्राप्त हो जाए। ये शेष जो है ना, जब 36 से छोटा आपके पास आ जाएगा इसका अर्थ है कि इसमें भाग अब नहीं जाएगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ से इसे उठा के यहाँ पर रख देना है और इस शेष का भाग इसके अंदर लगा देना है। तो आप 28 में 36 में 28 का भाग लगाएंगे, ये 28, बचा आपके पास 8। अब 28 का भाग 8 में नहीं दे सकते इसलिए अब आपको 28 को उठा के यहाँ लाना होगा। 8 का भाग 28 में दिया, 8 या 24, अब आपका यहाँ पर 4 बचा। फिर आप क्या करेंगे, इस 8 को उठा के यहाँ पर लेकर आएंगे, 4 दूना 8, तो फाइनली क्या आपको मिला, लास्ट में 4 मिला। और यही जो 4 है आपका महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। यही अंतिम भाजक 4 दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। कि आई होप कि इतना 8 क्वेश्चन का वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और साथियों, आपने यदि पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने लूसेंट की लाइन टू लाइन बिल्कुल आपको क्लियर करके दी है। और यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो डेफिनेट आपसे कोई भी बेसिक और कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे सेंड कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को सजेस्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।